गाइज तो जैसे कि हम टॉपिक 3 का पहले ही थ्योरी कर चुके हैं। अब हम इसका केस देखते हैं। इसमें है 3 केस: VVR NM सुब्बाराय चेटियार वर्सेस CIT, नरोत्तम एंड परेखर लिमिटेड वर्सेस CIT बम्बई एंड वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग VV वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तीनों केस को देख लेते हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि हम क्लबिंग ऑफ इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, इसका केस और थ्योरी का पहले वीडियो बना चुके हैं। तो इसका पहले देखते हैं। VVR NM सुब्बाराय चेटियार वर्सेस CIT, इस केस के फैक्ट, इशू एंड ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। तो इस केस में होता ये है, जो एक जो है HOF का करता होता है, वो जो है शिलोंग में रहता है, वहीं अपने फैमिली के साथ होता है। लेकिन जो वो इंडिया जो है कोई फैमिली बिजनेस से के संदर्भ में मतलब कभी कभी आते रहता है। तो जो मतलब वो जो इंडिया में जो है पिछले साल में जो है 101 मतलब 101 दिन जो है रुकता है। ठीक है, कोई एक उसका जो एक प्रॉपर्टी होता है इंडिया में, उसके लिटिगेशन के लिए। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उसको जो है उस समय क्या था, ये केस है 1951 का। तो मतलब 1947 से पहले ये केस चल रहा था। तो ITO जो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, वो जो है उस समय जो इनकम टैक्स एक्ट उस समय चल रहा था 1922 का। ये जो नया वाला इनकम टैक्स है वो 61 में है, ये 22 का एक्ट है। जो मतलब हम लोग जब ब्रिटिश हम पे मतलब वो हुकूमत करती थी उस समय का एक्ट है। तो ब्रिटिश इंडिया जो है 41B में जो है उसको मतलब इंडियन रेसिडेंस वो करके और उस पर टैक्स लिवाई कर देता है। तो ये जो है ये करता जो है इसे आपका वो बोलते हैं, हम तो यहाँ का रेजिडेंस है ही नहीं, तो हम तो टैक्स देंगे ही नहीं। तो इस केस का इशू वही होता है। तो वेदर SSC जो है वो क्या ब्रिटिश इंडिया का रेजिडेंस है, और ये जो टैक्स ITO किया है लिवाई जो इनकम टैक्स, ये क्या सही है या गलत है। तो ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ चीज़ ऑब्जर्व करती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो जो HOF का जो है ये हम मेन देखेंगे जो रेजिडेंस है कि नहीं, इस बात पे देखेंगे जो उसका जो हेड और ब्रेन कहाँ कहाँ से वो चल रहा है। हेड ऑफ ब्रेन कहाँ से चल रहा है, उसका मैनेजमेंट HOF का कहाँ से चल रहा है, जो कि हम थ्योरी में भी डिस्कस किए थे। लेकिन जो एक चीज़ आप लोग समझिएगा, जैसे इंडियन एविडेंस में एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ जो बहुत बड़ी बात है। अगर जो कोर्ट एक बार प्रिजम्पशन करके चल लेगी तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा जो ये चीज़ गलत है कि सही है। जैसे मान लीजिए क्राइम अगेंस्ट वोमेन है, और कोई जो वोमेन ने जाके और वो जो है आपके किसी जो मेन के खिलाफ कंप्लेंट करी, तो कोर्ट ये मान के चलेगी जो भाई ये बात सही है। अब जो मेन प्रूफ करे जो उस समय हम कहीं बाहर थे, दोस्त के साथ थे या दिल्ली में नहीं थे, वो उस पर या जैसे मान लीजिए सेक्शन 1112 मतलब सेक्शन 111 मतलब 112 उसमें है, मतलब उसमें जो है कोर्ट ये प्रिजम्पशन करते चलती है जो शादी के बाद, मैरिज के बाद अगर कोई भी चिल्ड्रेन हुआ तो वो जो है लजिस्मेट है। अब जो है आप प्रूफ करो, जैसे सेक्शन 11 में एलिवाय है जो हम जो है 1 साल तक जो है आउट ऑफ इंडिया से कुछ से, मतलब कोर्ट का प्रिजम्पशन ये बहुत चीज़ चलती है। जैसे डॉडी डेथ में ही होता है, मतलब जो प्रोसिक्यूशन है उसको सिर्फ इतना प्रूफ करना है जो मेरे 7 साल से कम हुई और जो उसका जो भी मतलब गर्ल्स है उसकी हो गई है डेथ। तो कोर्ट ये मान के चलेगी जो ये डॉरी डेथ है, अब उसके ससुराल वाले प्रूफ करें। तो ये प्रिजम्पशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इस चीज़ में टैक्स में ये प्रिजम्पशन था जो HOF अगर कोई है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी जो भाई वो मतलब ब्रिटिश इंडिया का है रेजिडेंट। अब HOF पे वो है जो वो प्रूफ करे जो हम जो है रेजिडेंस नहीं है। बट तो इस केस में जो करता था वो ये प्रूफ नहीं कर पाया जो हम जो है ये जो HOF है वो शिलोंग से चलता है, इसका मैनेजमेंट शिलोंग से, वो प्रूफ नहीं कर पाया, एविडेंस नहीं दे पाया। तो कोर्ट बोली तब तो हम प्रिजम्पशन से चलेंगे। और प्रिजम्पशन ये है जो HOF जो है HOF अगर इंडिया में है और तो मतलब वो ब्रिटिश इंडिया का वो होगा, ब्रिटिश इंडिया का रेजिडेंस होगा, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में ध्यान देना है, अगर ये जो प्रिजम्पशन नहीं होता तो वो HOF नहीं होता, तब जो है प्रोसिक्यूशन, तब जो ITO ऑफिसर को प्रूफ करना पड़ता जो HOF है। बट जो इसमें जो इस लॉ में लिखा हुआ था तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी जो कोई इंडिया का मतलब HOF है ब्रिटिश इंडिया में तो वो मतलब यहाँ का रेजिडेंस है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो है जो HOF है उस पर प्रिजम्पशन चला गया, बट वो प्रूफ ही नहीं कर पाया करता, तो इसलिए उसको टैक्स देना पड़ा। अब आते हैं दूसरा केस, नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वर्सेस CIT बम्बई। इस केस में जैसे कि हम लोग जो किए थे डिस्कस, जो कोई कंपनी है, कंपनी का देखेंगे हेड और ब्रेन कहाँ से है। तो मेन जो है तब अगर हेड ऑफ ब्रेन अगर इंडिया से होगा तो
उस जो है कंपनी को इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे या नहीं मानेंगे, जैसे हम थ्योरी में कर चुके हैं। तो इस केस में था जो एक मतलब वो था, एक एक जो है कंपनी थी, वो जो है शिलोंग में भी बिजनेस करती थी। तो यहाँ से जो है 2 मैनेजर को वहाँ भेज दिया गया, जो वहाँ जो है देख रेख उसको करता था। तो जो मतलब वो थी इनकम टैक्स ऑफिसर थी, उस शिलोंग के बिजनेस को भी वो मान लिया, मतलब उसको मतलब ऐड करके उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो ये बोल रहे हैं जो वो तो शिलोंग का है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, तो हम जो है टैक्स क्यों दें। तो मतलब ये इसमें मतलब मेन वे वही है, क्या मतलब टैक्स ऐसे में देना पड़ेगा कंपनी को या नहीं देना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ऑफ कोर्ट, ये इसमें जो कोर्ट वही मेन चीज़ बोलती है, जो अगर इस तरीके का कोई कंपनी है तो हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है, मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से चल रहा है। जैसे मान लीजिए जिसको इंडिया में बहुत लॉ आता है, हमको ही मान लीजिए हम जो है जो इंडिया के बाहर भी जो है कोचिंग देने लगे, मान लीजिए ऑनलाइन ही कोचिंग देने लगे, तो कोचिंग मान लीजिए ब्रिटेन में चल रहा है या फॉरेन में चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो हम और अगर फॉरेन से कोई मतलब ब्रांच खोल दिए और वहाँ से इनकम आ रहा है तो उस पर हमें इनकम टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि हेड एंड ब्रेन सब कुछ है, सब इंडिया में है। तो मेन जो है कंपनी के केस में क्या देखिए, हेड और ब्रेन कहाँ है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, हेड एंड ब्रेन सब इसका कहाँ, इस शिलोंग वाले कंपनी का चलता था, मुंबई से चलता था। इसलिए क्या बोली सुप्रीम कोर्ट, जो हम देखेंगे, एक होता है डिफेक्टो कंट्रोल, एक होता है डी मतलब जेरो कंट्रोल, डी जेरो कंट्रोल। डिफेक्टो कंट्रोल मतलब होता है मेन कंट्रोल किसका है, तो इस कंपनी का मेन कंट्रोल कहाँ था, मुंबई से सब कुछ चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट बोली इसलिए इंडिया का रेजिडेंस है और इसको जो है टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे केस पे, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस उस समय का है जब जो है 2006 की बात है, जब मोबाइल जो है न्यू न्यू आई थी, सबके साथ होता भी नहीं था। मतलब उस समय जो सिंपल सेट आया था, कोई नोकिया 1600 करके मतलब था सेट, और काफ़ी जो है हम लोगों का कॉलिंग वॉलिंग भी काफ़ी महंगा था, बहुत कम मतलब इंसान के पास मोबाइल रहता था। तो उस समय जो है नया नया इंडिया में मोबाइल आया था, तो मोबाइल का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। जो तो ये वोडाफोन इंटरनेशनल कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है, तो इससे लगा जो क्यों ना हम इंडिया के जो इमर्जिंग मार्केट है इसमें अपना बिजनेस शुरू करें। तो मान लीजिए कोई कंपनी नहीं आती है तो प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजमेंट, एस्टेब्लिश्ड में टाइम लगता है। तो इससे लगा क्यों ना कोई ऐसा कंपनी को खरीद लिया जाए और इंडिया के मार्केट में मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो एक हच का कंपनी आता था, हम लोग भी सुने होंगे ना, हम भी सुने थे, हच एक आता था। तो मतलब हच एसआर का जो है एक जो होल्डिंग कंपनी थी, मतलब वहाँ थी होल्डिंग कंपनी थी कि केमन आइलैंड में, जिसका जो है 60% 67% शेयर जो है उस जैसे हम लोग पढ़े थे, वो जो है वोडाफोन की, जैसे हम लोग ये जो है पढ़े थे, एक होता है होल्डिंग कंपनी, एक होता है सब्सिडरी कंपनी। तो मान लीजिए जो भी कंपनी होल्ड करता है उस कंपनी को, वो होता है होल्डिंग कंपनी। तो जितना भी मैनेजमेंट है, जितना भी काम है, सब होल्डिंग कंपनी देखता है सब्सिडरी कंपनी का। और होल्डिंग कंपनी क्या होगा, जिसका 50% ज़्यादा शेयर होगा। तो हच एहसान का जो 67% शेयर था, वो जो एक जो केमन आइलैंड एक कंट्री है, उसके मतलब किसी कंपनी के पास था। तो मतलब ये अपना हच एहसान क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग क्या हो गई, वो मतलब केमन आइलैंड की कंपनी, तो जो कि क्या नाम था, सीजीपी इन्वेस्टमेंट कुछ नाम था। तो ये हुआ मतलब मेन होल्डिंग कंपनी क्या हुई, इस मतलब केमन आइलैंड की कंपनी। तो इस जो वोडाफोन ने सोचा क्यों ना उसी से किया जाए डील, तो उससे जाके वो केमन आइलैंड का जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी उसको मतलब खरीद लेती है। तो जैसे ही होल्डिंग कंपनी को खरीद लेगी तो सब्सिडरी कंपनी क्या अपने आप खरीदवा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या, वोडाफोन ने इनडायरेक्टली जो है हच एसआर को खरीद लिया। तो अब जो है इंडिया के आईटीओ डिपार्टमेंट को टैक्स बना ही नहीं। तो मतलब ये जो आईटीओ डिपार्टमेंट है वो जो है इनकम टैक्स, ये जो वोडाफोन था उस पर जो टैक्स मान लिया। और एक जो है सेक्शन 195 ऑफ मतलब इनकम टैक्स, इसमें ये होता है अगर आप इस तरीके का भी कोई मतलब नॉन रेजिस्टेंस कंपनी भी कोई हमारी इंडिया वाले कंपनी को खरीदेगी तो उसे कहीं ना कहीं टीडीएस देना पड़ता है। लेकिन जो है तो अब जब वोडाफोन को बोला भाई तुम टीडीएस दो, क्योंकि तुम इंडिया के जो वोडाफोन कंपनी है वो उसको खरीदे हो। तो वोडाफोन कहता है नहीं, हम तुम्हें क्यों टीडीएस दें। टीडीएस तब लगता है जब 3 चीज़ देखते हैं, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसका प्लेस ऑफ रिसिस्ट क्या है, उसका मतलब प्लेस ऑफ एक्यूरल क्या है। तो देखो रेसिडेंट स्टेटस में हम वोडाफोन बाहर की कंपनी, ये जो केएम आइलैंड की कंपनी सीजीपी इन्वेस्टमेंट है ये भी बाहर की कंपनी, तो हम दोनों नॉन रेजिडेंस, तो तुमको जो है ये भी नहीं फुलफिल करते हो। प्लेस ऑफ रिसिप्ट कहाँ हुआ, केएम आइलैंड में हम दोनों ने एग्रीमेंट किया, ये भी आउटसाइड इंडिया है।
एक्सप्रेस ऑफ मतलब एक्यूरल कहाँ हुआ, दोनों कंपनी में एक एग्रीमेंट कहाँ हुआ, केमन आइलैंड, वो भी आउटसाइड इंडिया है, तो इसलिए TDS हमको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो है केस होता है उस समय बम्बई हाई कोर्ट में। लेकिन जब बम्बई हाई कोर्ट बोलती है नहीं, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की जो CGP इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, केमन आइलैंड, एक प्रकार की डमी कंपनी थी, और ये जो एक प्रकार के वोडाफोन ने जो है केमन आइलैंड की कंपनी खरीद के कहीं ना कहीं जो इंडियन जस्टिस मतलब इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए 2500 करोड़ जो है इसको देना पड़ेगा, मतलब वोडाफोन वाले को। तो अभी इस केस का इशू वही आता है, जो क्या क्या वोडाफोन को टैक्स देना पड़ेगा या वोडाफोन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस जो है केस के जो है वकील साहब थे हरीश साल्वे, जो अभी काफ़ी अच्छा मतलब इंग्लैंड में क्वीन का मतलब अभी मतलब लॉयर हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू वही था, क्या मतलब वोडाफोन को टैक्स देना चाहिए या वोडाफोन को टैक्स नहीं देना चाहिए। जैसे हम सेक्शन 9 के थ्योरी में भी पढ़े हैं, सेक्शन 9 के थ्योरी में जो है एक्यूरल में ये कहीं लिखा ही नहीं, मतलब एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रकार का इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ। क्यों, देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ये जो है ये जो HSR थी, ये इंडिया की कंपनी थी, ठीक है, बट इसका जो होल्डिंग कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी जो मतलब ये क्या था, HSR सब्सिडरी का होल्डिंग कंपनी थी, केमन आइलैंड में थी। तो ये जो वोडाफोन है केमन आइलैंड के कंपनी को खरीदी, तो कहीं ना कहीं ये क्या एक प्रकार इनडायरेक्ट लूप से ले लिया। अगर मान लीजिए वही वोडाफोन है HSR से डायरेक्ट मतलब एग्रीमेंट करती, तब तो टैक्स देना पड़ता, बट इसमें इनडायरेक्ट हुआ है। क्या किया वोडाफोन ने जो है वो जो केमन आइलैंड की कंपनी होल्डिंग थी इस जब HSR की, उसको ही खरीद लिया। तो होल्डिंग कंपनी को खरीद लिया, तो सब्सिडरी कंपनी जो HSR थी वो जो है अपने आप खरीद ली, मतलब आ गया उसके कंट्रोल में। तो सुप्रीम कोर्ट बोला देखो हम यहाँ लॉ बनाने के लिए नहीं है, हम जो लॉ को इंटरप्ट करने के लिए, कोर्ट का काम भी होता है लॉ को इंटरप्ट करना, वो जो कोर्ट का काम ये नहीं होता है लॉ बनाना। जो लॉ है वो जो कैसे पढ़ा जाएगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट बोलो सेक्शन 9 में तुम कहाँ लिखे हुई इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी जो है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तुमने सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात की है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे लॉ में लूप होल है। तो अगर तुम चाहते हो तो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेचर में क्या करो, अमेंडमेंट कर दो। तो ऐसे क्या हुआ, ये जो वोडाफोन है ये केस जीत गई। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के लिए हमारे सेक्शन 9 में टैक्स लेवाई करने के लिए कोई रूल ही नहीं था। तो बिना रूल का क्या हुआ, वो जो वोडाफोन है जीत गई। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो ये जो 2500 करोड़ जो दिए हो, ये जो 12% के इंटरेस्ट के साथ जो फिर से उसको वापस कर दो। तो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये जो हमारे टैक्स सिस्टम का उस समय का जो एक लूप होल है वो दिखाता है। तो उसके बाद जो है हमारे प्रणब मुखर्जी वो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है तुरंत सेक्शन 9 में अमेंडमेंट किया और ये रेट्रो एक्सेप्टिव मतलब जब से 1961 के बाद जो भी केस होगा उस पर अप्लाई किया। लेकिन ये केस क्या हुआ, इस केस का डिसीजन आ गया था, इसलिए इस केस पे जो है अब जो अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। तो इस केस में वोडाफोन की जीत होती है और जो उससे जो HSR बिना टैक्स दिए हुए मतलब मिल जाती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग सारा वीडियो देख लीजिएगा। टॉपिक मतलब 1 2 3 5 इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब का वीडियो हम डाल दिए हैं, अब हम जो है टॉपिक 4 का भी डाल देंगे। आई होप आप लोगों को मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।